घर में मेहमानों का आना शुरू हो चुका था। बाहर बन रहे पकवानों की खुशबू पूरे घर में फैल चुकी थी। उस खुशबू के बीच सभी की हंसी ठिठोली की आवाज़ें अम्मा को उनके कमरे में सुनाई दे रही थी, पर उस हंसी ठिठोली में उनकी कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह तो अपने कमरे में ही भली थी। उन्हें तो दिलचस्पी थी उन पकवानों में जिसे खाने को उनका जी ललचाने लगा था। आज बेटे बहू भावेश और सुदीप्ता की शादी की 8वीं शादी की सालगिरह थी। आखिर उनका बेटा कलेक्टर जो है, तो पार्टी भी छोटी मोटी नहीं होगी। तो कई मेहमानों को बुलाया गया था, या यूँ भी कह सकते हैं कि उनके दोस्तों और बहू के मायके वालों को बुलाया गया था। अम्मा जी या उनके परिवार में किसी को कोई खास दिलचस्पी नहीं थी। वैसे भी बहू की हिदायत के अनुसार अम्मा जी को तो अपने कमरे में ही रहना था। पता नहीं बहू ने ये हिदायत भी क्यों दी। वैसे भी अम्मा अपने कमरे से बाहर आती कहाँ हैं, क्योंकि अगर वो ज़रा सा ही बाहर आ जाती है तो बहू को अच्छा नहीं लगता। उसे लगता है कि उनके बाहर आने मात्र से ही पूरा घर फैल जाता है। शायद उनके इस चमकीले सुंदर ईंट गारे के घर में अम्मा ही अकेली पुरानी वस्तु थी, जो उस घर में उस जिद्दी दाग धब्बे की तरह थी, जिसे हटाना तो हर कोई चाहता है, लेकिन फिर भी वो अपनी छाप उस जगह छोड़ ही देता है। और अम्मा जी को घर से निकाले तो उनकी इज्जत पर धब्बा पड़ जाए। लोग कहने ना लगेंगे कि इतना बड़ा कलेक्टर अपनी माँ की देखभाल नहीं कर पाया, इसलिए मजबूरी में ही सही अम्मा जी को घर में रखा था, लेकिन बस उनके कमरे तक सीमित रखा था। तभी अचानक दरवाज़ा खुला और बहू सुदीप्ता अम्मा के कमरे में आई। उसके हाथ में कोई पैकेट था। अम्मा जी के बिस्तर पर उसे रखते हुए बोली, अम्मा जी, इसमें साड़ी है, पहन लेना। कहीं कोई भूले चूके मेहमान कमरे में आ गया तो आपकी साड़ी को देखकर हमारी इज्जत तार तार हो जाएगी। और ढंग से हाथ मुंह धोकर कंघी कर लेना। अगर कोई कमरे में आता है तो नमस्ते, हाँ और हूँ में ही जवाब देना। ज़्यादा बोलने की ज़रूरत भी नहीं आपको। सुदीप्ता अपनी धुन में बोले जा रही थी, पर अम्मा, उनका ध्यान अभी भी सिर्फ पकवानों की खुशबू पर ही था। तभी सुदीप्ता उनके कंधों पर हाथ रखकर उन्हें झकझोरते हुए बोली, अरे सुन रही हैं ना आप, मैं क्या कह रही हूँ? हाँ हाँ बहू, क्या बन रहा है आज? अम्मा ने अपनी जबान को होठों पर घुमाते हुए कहा। सुदीप्ता ने अपना माथा पीट लिया और फिर से बोलना शुरू किया, हे भगवान, जब देखो बस खाने की लगी रहती है। कुछ कहा मैंने? आपने वो सुना या नहीं? ढंग से तैयार हो जाना, बाहर आने की ज़रूरत नहीं है। कोई आए तो हाँ और हूँ में ही जवाब देना, इसके अलावा कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। सुदीप्ता एक बार फिर अम्मा को उंगली दिखाकर समझाते हुए बोली। अम्मा ने हाँ में सिर हिला दिया और इतना ही कहा, बहू बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। सुबह सिर्फ एक कटोरी दलिया खाया था। सुदीप्ता ने उन्हें घूर कर देखा, जैसे पता नहीं अम्मा ने उससे सारी संपत्ति मांग ली हो, और फिर कमरे के बाहर चली गई। थोड़ी देर बाद घर में काम करने वाली कमलाबाई कमरे में आई और अम्मा को एक थाली देते हुए बोली, अम्मा अभी तो ये खा लो। अम्मा जी ने ललचाई नज़रों से प्लेट में देखा तो एक रोटी, थोड़ी सी दाल और आलू की सूखी सब्जी रखी हुई थी। अम्मा ने उसकी तरफ आशा भरी नज़रों से देखा तो कमलाबाई बोली, अम्मा अभी तो पकवान बन रहे हैं ना, पूरी तरह से तैयार नहीं हुए, इसलिए मैं सुबह का ये बचा हुआ खाना ले आई हूँ, ताकि कुछ देर तो आपकी भूख शांत हो। अम्मा को भूख तो ज़ोरों से लगी थी, इसलिए थाली लेकर उस थाली पर ही टूट पड़ी। अम्मा को इस तरह खाना खाते देखकर कमलाबाई की आंखों में भी आंसू आ गए। मन ही मन सोचने लगी, कोई कह सकता है ये कलेक्टर साहब की माँ है। वो कलेक्टर साहब जिनकी काफ़ी इज्जत है और खूब पैसा कमा रहे हैं। उनके बेटे बहू को देखकर तो बाहर वाले भी इनकी किस्मत पर रश्क करते हैं, पर इनसे तो हमारी किस्मत लाख गुना अच्छी है।
बेटा बहू मजदूरी करते हैं, मैं घरों में काम करती हूँ, लेकिन कम से कम रात का खाना एक साथ बैठकर तो खाते हैं। यहाँ तो बेटे को पता ही नहीं कि माँ के साथ क्या हो रहा है। सोचते सोचते कमलाबाई फटाफट अम्मा के कमरे की सफाई करने लगी। वैसे अम्मा के कमरे में ज़्यादा कोई सामान तो था नहीं, इसलिए फटाफट व्यवस्थित हो गया। पूरे कमरे को व्यवस्थित कर बाहर से 2 कुर्सियां लाकर अम्मा के कमरे में रख दी, ताकि कोई आए तो बैठने के लिए कुछ तो हो। तभी बाहर से सुदीप्ता की आवाज़ आई तो कमलाबाई बाहर आ गई। इधर अम्मा ने फटाफट थाली साफ कर डाली, पर भला एक रोटी से क्या हो। भूख तो अभी भी जोरों से लग रही थी, पर बोलती किससे। मन मारकर थाली एक तरफ रख जैसे तैसे उठी और हाथ मुंह धोकर पैकेट में से साड़ी निकाली। साड़ी बिल्कुल नई थी, उस पर से टैग भी नहीं हटा था। पूरे 410 रुपये की साड़ी थी। उसे देखकर ही अम्मा खुश हो गई। मेरे बच्चों ने पहली बार मेरे लिए साड़ी खरीदी, पर साड़ी के साथ ब्लाउज और पेटीकोट तो था ही नहीं, इसलिए अपने पुराने ब्लाउज पेटीकोट के साथ ही साड़ी पहन ली। थोड़ी देर बाद सारे मेहमान बाहर इकट्ठे हो गए तो केक काटने का वक्त हो गया। भावेश और सुदीप्ता केक काटने के लिए एक साथ आ गए। तभी भावेश के किसी दोस्त ने कहा, अरे भावेश, घर में आंटी जी भी तो हैं, उन्हें भी तो बुलाओ। आखिर तुम्हारी ज़िंदगी का इतना खुशी का दिन है तो उन्हें तो यहाँ होना ही चाहिए। उसकी बात सुनकर भावेश झेप गया। उसने सुदीप्ता की तरफ देखा तो सुदीप्ता बात बनाते हुए बोली, अरे भैया, बात यह है कि अम्मा जी की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए वो बाहर नहीं आई। उन्होंने खुद मना किया है कि मुझे परेशान मत करना, वरना हमारा तो बड़ा मन था उन्हें बाहर लाने का, उन्हीं के हाथों से केक कटवाने का। आखिर सबको अपनी बातों से संतुष्ट कर सुदीप्ता ने भावेश के साथ मिलकर केक काटा। इधर खाने पीने में सब लोग मशगूल हो गए। इतने में कमलाबाई ने एक प्लेट अम्मा के लिए खाना लगाया तो सुदीप्ता ने उसे डांट दिया, ये क्या कर रही हो कमला, ये प्लेट लेकर जा रही हो। कमला ने झेपते हुए कहा, मेम साहब, अम्मा को भूख लग रही होगी, उन्होंने एक रोटी ही तो खाई थी, तो एक रोटी भी काफ़ी है तसल्ली लाने के लिए। उनकी तो उम्र हो चुकी है, उनका तो पेट ही भर गया होगा। ये प्लेट छोड़ और जाकर तेरा काम कर, अम्मा का मैं देख लूँगी। यहाँ मेहमान सर पर खड़े हैं और तुझे अम्मा जी की पड़ी है, चल जा यहाँ से। आखिर मजबूरन कमलाबाई को प्लेट वहीं रखकर अपने काम पर जाना पड़ा। इधर सुदीप्ता अपने दोस्तों के साथ बिजी हो गई। रात के 11 बज गए, लेकिन अम्मा जी को खाना तक नहीं दिया। अब तो अम्मा की भूख के मारे हालत खराब होने लगी। अब उनसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था, लेकिन पार्टी तो अभी तक चल रही थी। लेकिन जब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हुआ तो आखिर मजबूरी में ही सही वो उठकर अपने कमरे से बाहर आ गई। उन्हें बाहर देखकर भावेश का मूड खराब हो गया। वो धीरे से सुदीप्ता पर बिगड़ते हुए बोला, सुदीप्ता, तुमसे कहा था ना मैंने, ये अम्मा बाहर क्या कर रही हैं? तुम्हें मेरी इज्जत का बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, अंदर लेकर जाओ अभी के अभी। सुदीप्ता फटाफट अम्मा के पास गई और उन्हें अंदर धकेलते हुए बोली, अम्मा जी, आप बाहर क्या कर रही हो? आपकी तबीयत खराब है ना, चलिए अंदर चलिए, आराम कीजिए। लेकिन अम्मा भूख से तड़प रही थी तो सबके सामने ही बोल पड़ी, बहू, मुझे बहुत ज़ोर से भूख लगी है, कुछ खाने को दे दे। उनकी बात सुनकर सब लोग हैरानी से अम्मा की तरफ देखने लगे। इतने बड़े कलेक्टर की माँ अभी तक भूखी प्यासी बैठी है, जबकि कलेक्टर साहब सबको पकवान खिला रहे हैं। कुछ लोग दबी जबान से बात करने लगे। कुछ बातें भावेश और सुदीप्ता के कान तक भी पहुंची। आखिर सुदीप्ता अम्मा को अंदर ज़बरदस्ती खींचते हुए ले गई। ज़बरदस्ती उन्हें उनके पलंग की तरफ धकेलते हुए बोली, खबरदार, जो आप बाहर आई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शर्म नहीं आती अपने बेटे की इज्जत इस तरह से उछालते हुए? क्या बताना चाहती हैं आप लोगों को कि हम आपको भूखे रखते हैं? आपसे तो मैं बाद में बात करूंगी, पहले जो बाहर आप रायता फैलाकर आई हैं उसे तो समेटूं।
कहकर सुदीप्ता बाहर आ गई और बाहर आकर सबके सामने ही कमलाबाई को बोली, कमलाबाई जल्दी से अम्मा को एक प्लेट खाना लगा कर दे दो। अम्मा भी ना जब से बूढ़ी हो गई हैं तब से भूल जाती हैं। अभी शाम को ही उन्होंने खाना खाया था। सुदीप्ता ने बात को घुमाने की कोशिश की। कमलाबाई फटाफट एक प्लेट में खाना लगाकर अम्मा को देने गई तो देखा कि अम्मा रो रही थी। कमलाबाई को देखते ही अम्मा बोली, देख कमला, बहू ने कितनी जोर से धक्का मारा है मुझे, मेरे हाथ पर चोट लग गई। रोते रोते अम्मा ने अपनी चोट कमला को दिखाई जिसमें से खून रिस रहा था। कमला अम्मा के पास बैठते हुए बोली, काहे बर्दाश्त करती हो अम्मा जी, भला आपके पास क्या कमी है, फिर आप बेटी बहू की मोहताज क्यों, जानती हो कमला। दोस्तों, आशा करती हूँ यह कहानी आपको पसंद आई होगी और आगे की कहानी सुनिए नेक्स्ट पार्ट में। और अगर इतनी कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी को पूरा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।